फाइनेंस की, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, जहां पर आपको बताया जाता है कि किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस रणनीति में से निकला जाए और कैसे आपके फाइनेंशियल गोल्स के तहत रणनीति बनाई जाए। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मार्केट इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ, किन सेक्टर्स में बनेगा पैसा, बाजार में और कहां होगी गिरावट या आपको मिलेगी खरीदारी के मौके, क्या कहती है भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार की रफ्तार। कोटक महिंद्रा एएमसी के हर्षा उपाध्याय से खास चर्चा शो में। 5 साल में रिटायरमेंट, स्मॉल मिड कैप में आखिर क्या करें, यूलिप या टर्म प्लान क्या है आपके लिए बेहतर, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में आखिर क्या होता है फ़र्क, पोर्टफोलियो में ओवरलैप से कैसे छुटकारा आपको पाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। और अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ बनवाना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9619873567 नंबर, जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछ रहे हो तो अपनी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि हम जब आपके सवाल एक्सपर्ट्स तक बढ़ाएं तो उनके पास आपके निवेश को लेकर तमाम जानकारियाँ मौजूद हो। चलिए हफ्ते की शुरुआत करते हैं। बाजार की चाल से सीख आपको क्या मिल रही है, आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव होने ज़रूरी हैं, फंड मैनेजर्स किस तरह से अपने पोर्टफोलियो और अपने फंड हाउसेस पर अब कॉल ले रहे हैं सेक्टर वाइज, उनको बाजार कैसे लग रहा है, बाजार को लेके क्या उनकी समझ है। आज इस कड़ी में मेरे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान हर्षा उपाध्याय, जो कि CIO है इक्विटी कोटक महिंद्रा एएमसी के। हर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। बनो अपने फाइनेंस मिनिस्टर में आज आपसे हम जानेंगे बाजार की चाल के बारे में और साथ ही पोर्टफोलियो को लेकर आप क्या सीख देना चाहेंगे, इसके बारे में बातचीत भी होगी। लेकिन पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि फ़िलहाल बाजार की चाल और जिस तरह की लेवल्स और ऑलमोस्ट जो एक ख़रीदारी का आलम दिखाई दे रहा है पिछले कुछ सेशंस में, हालांकि काफ़ी सीमित दायरे में है, ये कितना परमानेंट लग रहा है या कितना लंबा चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल बाज़ार की इस चाल को लेकर निवेशकों में जो सवाल है पिछले कुछ सेशंस में, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव वो देख चुके हैं, तो इस तरह की चाल पर और कितना भरोसा हमें करना चाहिए हर्षा? देखिए कविता, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अभी का जो लेवल्स हैं एटलीस्ट लार्ज कैप के लिए एक ठीक ठाक सा वैल्यूएशन लेवल बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत और वोलेटिलिटी हो सकता है, लेकिन अगर आप 3-5 साल का अवधि के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो ये ठीक ठाक सा वैल्यूएशन लेवल्स बोल सकते हैं। लेकिन जरूर मिड एंड स्मॉल कैप्स में अभी भी वैल्यूएशंस महंगे हैं। अभी क्या हुआ है, पिछले 6-8 महीने से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो सेलिंग था और इकोनॉमी में जो वीकनेस था, टैरिफ्स को लेकर जो अनसर्टेनिटीज बने थे, ये सब विषयों के वजह से मार्केट में काफी शार्प डाउनसाइड आया था और उसके बाद एक तरफ से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी और वहां से अप मूव आया है। लेकिन जरूर हमें अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी पे नजर रखना चाहिए और जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव या बड़ा नेगेटिव नहीं है। मोर और लेस एक्सपेक्टेशन के जो जो एक्सपेक्टेशंस थे उसी हिसाब से अर्निंग्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए आज के दिन में। तो हमें लगता है कि मोर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट्स में, और जहां जहां पे भी अर्निंग्स में स्टेडीनेस है और जहां पे भी थोड़ा बहुत सरप्राइजेस आ सकते हैं, वहां पे शायद आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाई देगा। लेकिन ब्रॉडली एक तरफ से अर्निंग्स सिचुएशन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। अ, देखिए यहाँ पर हर्षा, जिस तरह से हम ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के बास्केट की बात करें और FIIs के रुझान की बात करें, क्या आपको लगता है कि इसमें FIIs की प्रेफरेंस अब किस ओर झुकती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, नियर टर्म वॉल्टिलिटी तो रह ही सकती है जहाँ तक इमर्जिंग मार्केट्स की बात है, लेकिन FIIs एज कम्पेयर डेवलप्ड मार्केट्स थोड़ा सा इमर्जिंग मार्केट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूरे इमर्जिंग मार्केट्स के पैक में भारत की स्थिति, और अगर भारत उनकी लिस्ट में पहला नंबर पे नहीं है तो क्यों नहीं है और कौन सा देश है? देखिए, अगर आप
बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म साइकिल्स देखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स वर्सेस डेवलप्ड मार्केट्स। क्लियरली 10 से 12-14 साल का एक साइकिल्स चलते हैं, पिछले कुछ दशकों से यही दिखाई दे रहा है। और आज का जो वैल्यूएशंस देखेंगे तो वहाँ पे एक एक तरफ से फेवरेबल सिचुएशन बोल सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, क्योंकि पिछले 12-14 साल से अंडर परफॉर्म कर चुका है ये मार्केट डेवलप मार्केट को नज़र रखते हुए। और एक तरफ से जो एक्सेसेस था वो सब भी इस प्राइस में आ चुके हैं हमारे हिसाब से। तो हो सकता है कि यहाँ से डेवलप्ड मार्केट से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इमर्जिंग मार्केट्स में आए, लेकिन आज के दिन में शायद वो आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टैरिफ्स भले ही वो एक तरफ से होल्ड पे हैं, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि किस ओर तक वो पहुंच सकता है। तो लगता है कि अगले 1-2 महीने में ऐसे बहुत बड़ा डेवलप्ड मार्केट्स टू इमर्जिंग मार्केट का जो स्टोरी है वो शायद प्ले नहीं होगा। लेकिन ज़रूर लग रहा है कि यूएस मार्केट्स का जो एक लीडरशिप था पिछले 10-12 साल से, वो एक तरफ से पीक आउट होते हुए नज़र आ रहा है। अर्ली डेज़, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है। और विदिन अगर इमर्जिंग मार्केट्स देखेंगे, लास्ट 1 महीने में जो इंडिया में थोड़ा बहुत निवेश एफआईआईज़ ने किए हैं, लेकिन बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली यही मान सकते हैं कि एक तो वैल्यूएशंस थोड़ा बहुत ठीक-ठाक लेवल पे आ चुके थे, और ये जो टैरिफ्स का फर्स्ट लेवल का जो एनालिसिस किया लोगों ने उसमें तो यही लग रहा है कि शायद इंडिया के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव हिट नहीं रहेगा, और रिलेटिवली शायद दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं चाइना, कोरिया, ताइवान, इनसे बेहतर करेगा। इसीलिए शायद पिछले 1 महीने से एफआईआईज़ का ट्रेंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ उस विषय पे फोकस करते हुए हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि अगले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए यही ट्रेंड रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि जैसे-जैसे ये क्लैरिटी इमर्ज होगा टैरिफ्स पे, तो ज़रूर इंडिया का पोज़ीशन स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई देगा। और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में तो इंडिया विदिन इमर्जिंग मार्केट्स ठीक-ठाक ही लग रहा है। और एक बहुत बड़ी जो पॉज़िटिव है वो है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 पर बैरल से भी नीचे आ चुके हैं। एंड जभी-जभी क्रूड ऑयल पे गिरावट आती है, वो इंडियन कंपनीज़ के मार्जिन्स पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, और इंडियन इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि शायद डाउनसाइड वोलेटिलिटी एक तरफ से कम होते हुए नज़र आ रहा है। चलिए, ऐसे में वो कौन-कौन से सेक्टर्स जो आपको फ़िलहाल नियर टर्म में ज़्यादा बेहतर करते हुए लग रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा? शायद शुरुआत आप बैंकिंग से करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी नतीजों का एक एंगल जो कि मुझे आपसे समझना होगा, उनसे कितने आप इम्प्रेसिव हैं, और आगे ग्रोथ में कितनी सस्टेनेबिलिटी इस पूरे सेक्टर में, और बैंकों में निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक दोनों पर, और एनबीएफसीज़ पर, इनफैक्ट पूरे बीएफएसआई पे अगर मैं चाहूँ आपकी राय तो क्या होगी? देखिए, अगर बैंक्स का एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, अगले कुछ क्वार्टर्स में कुछ खास प्रॉफिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो एक तरफ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, और क्रेडिट ग्रोथ भी आज के दिन में बहुत कुछ खास रेट पे ग्रो नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल एक स्टेडी सा अर्निंग्स आएगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रूर ये भी देखना है कि वैल्यूएशंस कहाँ पे है, और बाकी मार्केट के जो जितने भी सेक्टर्स हैं, उनके तुलना में बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशंस ठीक-ठाक हैं। तो इसलिए लगता है कि जो वोलेटिलिटी रहेगा वो कम रहेगा, और एक तरफ से ये सेक्टर शायद आउट परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेगा। एनबीएफसीज़ को अगर आप देखते हैं तो ज़रूर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में उनको फ़ायदा होगा ब्रॉडली, और वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एनबीएफसीज़, जहाँ पे भी डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स हैं, सिंगल वर्टिकल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर डाइवर्सिफाइड लोन बुक है तो वहाँ पे बेहतर रहेगा। तो ये सब देखते हुए लगता है कि दोनों बैंक्स और जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज़ हैं, दोनों ठीक-ठाक करना चाहिए, दोनों आउट परफॉर्म यहाँ से भी कर सकते हैं। अ, इसके अलावा
देखिए बहुत सारे थीम्स जिनको लेकर बातचीत चल रही है, जो प्रचलित में है, उसमें कंजम्पशन थीम आजकल काफ़ी ट्रेंड में लग रही है। तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके जो समझ में आ रहा है, एक डिफेंस क्षेत्र हालिया माहौल को देखते हुए भी काफ़ी आकर्षक जो है फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई स्पेसिफिक रणनीति इसको लेकर क्या आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आपके रडार पे हैं ये? देखिए, ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी देखेंगे तो वो ज़्यादातर डोमेस्टिक बिज़नेसेस पे टिल्ट ज़्यादा है। जहाँ पे ग्रोथ रेट भी बेहतर है कंपेयर टू ग्लोबल ओरिएंटेड बिज़नेसेस या एक्सपोर्ट बिज़नेसेस, और उसके साथ-साथ एक तरफ से क्लैरिटी भी ज़्यादा है। हमें लगता है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है, और किस तरफ वो मुड़ेगा वो आज के दिन में बोलना थोड़ा मुश्किल ही है। तो उस हिसाब से डोमेस्टिक फोकस पोर्टफोलियो में रखना बेहतर है, और विद इन डोमेस्टिक काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे या तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपने ज़िक्र किया डिफेंस, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे एक तरफ से स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स काफ़ी ठीक-ठाक रहेगा, और ग्रोथ भी कुछ स्टेडी ग्रोथ आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीकॉम, पावर, ये सभी क्षेत्रों में। तो लगता है कि यहाँ पे सब अगर आप निवेश करते हैं और एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखते हैं, तो पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, और अगर कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बदलाव भी होता है, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो पे नहीं होगा। अ, भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी क्या बाजार ने अब इस पर चिंता करना छोड़ दिया है? देखिए, वो तो बोलना बहुत ही मुश्किल है। यूजुअली जब भी ऐसा कुछ इवेंट होता है तो नी-जर्क रिएक्शन तो होता ही है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस का अगर आप देख के अगर एनालाइज़ करते हैं तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़ियर फैक्टर तो मार्केट में आज के दिन में नहीं है, बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए लग रहा है कि बाजार ने इसको झटक दिया है, लेकिन जैसे डेवलपिंग माहौल है इस पूरे कवायद में, उसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ किस ओर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि उस पर नज़र लगातार बनी हुई है। बाजार के बारे में अब ये भी मुझे जानना है आपसे कि ओवरऑल मैं आपके फंड हाउस की रणनीति के लिहाज से भी समझना चाहती हूँ हर्षा। बहुत खबरें आ रही हैं कि फंड मैनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा कैश पर बैठे रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बाज़ार की अनिश्चितता को लेकर। आपकी क्या रणनीति होगी इस पूरे सिलसिले में, और फंड हाउस के तौर पर भी किस तरह से फिर आप कॉल्स ले रहे हैं? देखिए, कविता, हम इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अगर हम कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट का बताएं तो वहाँ पे हम कैश को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए, और कैश कॉल लेना एक डबल एज स्वॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है तो बेनिफिट होता है, लेकिन कभी-कभी बिना कुछ ज़्यादातर फंडामेंटल रीजंस की वजह से भी मार्केट्स ऊपर आ सकते हैं, और उस हिसाब से एक कैश रखना इतना ठीक-ठाक नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि हर एक इन्वेस्टर का इक्विटी एलोकेशन अलग हो सकता है, और अगर हम कैश अपने लेवल पे ऊपर-नीचे करते जाएँगे तो वो इक्विटी एलोकेशन गलत हो सकता है। तो इसीलिए हमारा मानना ये है कि हम फुली इन्वेस्टेड रहेंगे, या थोड़ा बहुत जो लिक्विडिटी या पोर्टफोलियो अल्टरेशन के लिए जितना चाहिए चाहिए रहेगा उतना कैश पोर्टफोलियो में रखेंगे। अगर हमें डिफेंसिव बनना है वो तो हमारा चॉइस है, हम सेक्टर्स को वैसे चूज़ कर सकते हैं, स्टॉक्स को वैसे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैश के थ्रू हम डिफेंसिव टिल्ट पोर्टफोलियो में नहीं लाएँगे, क्योंकि उसका मीन वोलेटिलिटी भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है अगर मार्केट कोई भी कारण से बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम फुल्ली इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे, और इस हिसाब से आज के दिन में जैसे ग्लोबल विषयों को लेके अनसर्टेनिटी बना हुआ है, तो हमारा फोकस ज़्यादातर डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे है। तो उस तरह से हम डिफेंसिव टिल्ट बनाए रखे हुए हैं ज़्यादातर, लेकिन बहुत ज़्यादा कैश तो पोर्टफोलियोज़ में नहीं रखेंगे। हर्षा, अगर हम लोग एक टैरिफ के मामले को छोड़ दें, उसके अलावा भारतीय बाजार के लिए आपकी नज़र में क्या-क्या रेड फ्लैग्स हैं? क्योंकि हमने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बात की, हमने ये कहा कि डोमेस्टिक फेसिंग थीम्स को आपको फॉलो करना चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए बिकॉज़ फ़िलहाल ग्रोथ वहाँ पर है।
लेकिन वहाँ पर भी रेड फ्लैग्स आपके मुताबिक कौन से हो सकते हैं, अगर मैं समझना चाहूँ नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से? देखिए, अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी में क्लियरली एक तरफ से डिसेलरेशन हुआ है। पिछले 4 साल करीब 15 से 16% ग्रोथ दिखाई दे रहा था सीएजीआर बेसिस पे लार्ज कैप सेगमेंट में। और अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स को देखेंगे तो वो तो करीब-करीब 25% सीएजीआर पे ग्रो हो रहा था। लेकिन इस साल का अगर अर्निंग्स देखते हैं, पिछले 3 क्वार्टर्स और इस क्वार्टर जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, तो एक तरफ से काफ़ी डिसेलरेशन दिखाई दे रहा है। लार्ज कैप्स में अर्निंग्स ग्रोथ करीब 5 से 6% ईयर ऑन ईयर पे आ चुका है और मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी बहुत कुछ खास पॉजिटिव स्प्रेड नहीं है। और जितने भी रिजल्ट्स आए हैं अभी तक करीब 150 टू 175 कंपनीज ऑलरेडी नतीजे दे चुके हैं और उनके ट्रेंड्स भी अगर देखेंगे तो मोर और लेस पिछले जो 3 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है, वही ट्रेंड रेट दिखाई दे रहा है। तो लेकिन आज भी अगर फाइनेंशियल ईयर 26 का कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस को अगर आप देखते हैं, तो लार्ज कैप्स के लिए करीब 15 से 16% का अर्निंग्स ग्रोथ और मिड एंड स्मॉल कैप्स के लिए 25% के आसपास का अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। ये हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बुलिश एक्सपेक्टेशंस है। ये आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो इसीलिए लगता है कि यहाँ से अपसाइड के लिए भी बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट में आज के दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ-जहाँ पे सेफ्टी है, जहाँ-जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की स्टेडीनेस है, वहीं पे रहना चाहिए। क्योंकि हमारे हिसाब से जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है, वो एक ज़रूर रेड फ्लैग है आज के दिन। हर्षा, सवाल तो आपसे बहुत पूछने हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा समय यहीं समाप्त हुआ है। बाज़ार के नियर टर्म आउटलुक को लेकर सेक्टर स्पेसिफिक और ओवरऑल इकोनॉमी स्पेसिफिक बातचीत आपने की है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू। चलिए, इसी नोट पर हम भी एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बता दें कि आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग की जाएगी। आपके लाइव पोर्टफोलियो की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर आप भी इस बीच अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही आप यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।